क्या एक मामूली फूल की जान दुनिया के सबसे शक्तिशाली रूलर का दिल जीत सकती है? आज हम एक ऐसी ही अनोखी कहानी एक्सप्लेन करने वाले हैं, जहां प्यार के लिए अपनी जान तक दाव पर लगानी पड़ जाती है। हमारी हीरोइन एक कमेलिया स्पिरिट है, जो अनजाने में एक ऐसे शख्स को अपना दिल दे बैठती है, जिसकी दुनिया उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफर है जिसमें धोखे, जादुई एनर्जी और कड़े टेस्ट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। इस ड्रामे का हर सीन आपको हैरान कर देगा। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जहां इमॉर्टल्स, दानव और इंसान एक साथ रहते हैं। यहाँ की सत्ताओं में मिड हेवेंस सबसे ऊपर है, जिसके आदेश बाकी सभी को मानने पड़ते हैं। अब नजारा भव्य दरबार की तरफ मुड़ता है, जहाँ सम्राट याओतियन के सिंहासन संभालने की घोषणा की जाती है। उसी साल दो जुड़वा राजकुमारों का जन्म होता है, जिनमें बड़े का नाम जिनजियो और छोटे का नाम कुनलुन रखा जाता है। परंपरा के अनुसार जिस राजकुमार का स्टार पहले चमकता है, वही अगला सक्सेसर बनता है। लेकिन यहाँ एक अनोखा चमत्कार होता है और दोनों राजकुमारों के स्टार्स एक साथ चमक उठते हैं, जो भविष्य में आने वाली किसी बड़ी हलचल का इशारा है। सम्राट ने जिनजियो को शुरू से ही कड़े नियमों और मोहमाया से दूर रहने की ट्रेनिंग दी है, लेकिन जिनजियो का झुकाव पास में ही उगे एक लाल कमेलिया के पौधे की तरफ है। वो उस नन्हे पौधे से वादा करता है कि वो हमेशा उसका ख्याल रखेगा। अब हम देखते हैं कि कुनलुन जबरदस्ती फ्लोरल डेटी के ध्यान लगाने वाली जगह पर घुसने की कोशिश कर रहा है। अधिकारी उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कुनलुन किसी की नहीं सुनता। वो कहता है कि वो सिर्फ अपने भाई से मिलने आया है और मजाक मजाक में वहाँ रखा हुआ ब्लॉसम सेप्टर उठा लेता है। ऑफिसर उसे चेतावनी देते हैं कि इसे सिर्फ फ्लोरल डेटी ही इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ये पूरी दुनिया के फूलों के खिलने के समय को कंट्रोल करता है। अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कुनलुन ऑफिसर की बात अनसुनी कर देता है और अपनी जादुई ताकत मैजिक से फूलों को बेवक्त खिलाने लगता है। तभी उसकी नजर उसी छोटी लाल कैमेलिया पर पड़ती है। वो उसे भी खिलने का ऑर्डर देता है, लेकिन वो फूल नहीं खिलता। कुनलुन चिढ़ जाता है कि एक मामूली सा फूल उसकी बात नहीं मान रहा, इसलिए वो सजा के तौर पर उस फूल को अपनी जादुई शक्तियों से फ्रीज करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी जिनशु वहाँ आ जाता है। वो अपने भाई को उसकी गलती का एहसास कराता है, ऊपर लटकाकर। ऑफिसर जिनशु से कहते हैं कि कुनलुन की इस हरकत से धरती पर फूलों का सिस्टम बिगड़ गया है, इसलिए उसे सजा मिलनी ही चाहिए। और ये सब बात सम्राट यानी राजा को पता चल जाता है। वो जिनशु और कुनलुन दोनों को सजा देने का फैसला करते हैं, क्योंकि कुनलुन की शरारत की वजह से दुनिया के फूलों का बैलेंस बिगड़ गया है। सम्राट उस नन्हे कैमेलिया के पौधे को भी सजा देने की बात करते हैं, जिसने जादुई छड़ी के आदेश का पालन नहीं किया। जिनजियो उस नन्हे पौधे का बचाव करते हुए कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं है। वो सम्राट के सामने कबूल करता है कि उस पौधे के साथ उसका एक पुराना और गहरा रिश्ता है, जिससे उसे सुकून मिलता है। सम्राट उसे चेतावनी देते हैं कि अगर वो एक सच्चा रक्षक बनना चाहता है तो उसे इन सभी रिश्तों को तोड़ना होगा, वरना उसकी यही दया उस पौधे की तबाही का कारण बनेगी। सम्राट याओतियन आदेश देते हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वाले उस नन्हे कैमेलिया के पौधे का अस्तित्व मिटा दिया जाए। उनका मानना है कि ब्रह्मांड सिर्फ कड़े कानूनों से ही चल सकता है। सम्राट साफ कर देते हैं कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए भावनाओं की कोई जगह नहीं है। जिनजियो को अपनी बेबसी पर बहुत दुख है, क्योंकि उसकी वजह से उस मासूम पौधे को अपनी शक्तियाँ खोनी पड़ी। वो उस पौधे को अपनी एनर्जी देकर एक नया नाम देता है, होंगनिंग। वो होंगनिंग को सेफ रखने के लिए धरती पर भेज देता है। विदा करते समय वो दुआ करता है कि शायद किस्मत उन्हें कभी दोबारा मिलाए। कहानी अब 500 साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। इंसानों के लालच की वजह से कुदरत का बैलेंस बिगड़ गया है। अब धरती पर सर्दियाँ खत्म होने का नाम नहीं लेती और वसंत का मौसम जैसे कहीं गायब ही हो गया है। पहाड़ों के बीच होंगनिंग अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना कर रही है। उस पर आसमान से जोरदार बिजलियां गिर रही है, जिससे उसे अपना इंसानी रूप पाना है। वो इस दर्द को सहने के लिए तैयार है। आखिरकार वो टेस्ट में सफल होती है और एक सुंदर लड़की के रूप में सबके सामने आती है। इंसानी रूप पाने के बाद होंगनिंग अपने साथियों का शुक्रिया अदा करती है। वो फिर से इमॉर्टल पावर्स पाने का सपना देख रही है, ताकि वो उस हस्ती का कर्ज उतार सके जिसने उसे बचाया था। उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि ये रास्ता मुश्किल है, पर होंगनिंग की यादों में आज भी उस देवता के माथे का वो निशान ताजा है। धरती पर फूलों का खिलना अब मना है, लेकिन होंगनिंग एक बीमार बच्चे और उसकी माँ की बेबसी देखकर भावुक हो जाती है। बच्चा वसंत देखने की उम्मीद खो रहा है। तभी होंगनिंग अपनी शक्तियों से वहाँ एक फूल खिला देती है। वो जानती है कि ये नियमों के खिलाफ है, लेकिन वो उस मासूम के चेहरे पर खुशी लाने के लिए ये रिस्क उठाती है। होंगनिंग के दोस्त उसे सचेत करते हैं कि उसकी इस हरकत से मुसीबत बढ़ सकती है। वे उसे छिपने के लिए कहते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि अगर कोई संकट आया तो वे उसका
का साथ देंगे। वे होंग निंग की मासूमियत और दूसरों की मदद करने के जज्बे को देखकर उसकी रक्षा करने का फैसला करते हैं। तभी वहाँ एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। वो सोचती है कि अगर वो एक साधारण इंसानी रूप पाने वाली बिजली का दर्द नहीं सह सकती, तो वो इमोर्टल पावर्स पाने का सपना कैसे पूरा करेगी। तभी अचानक पीछे से वही रहस्यमयी योद्धा सामने आ जाता है और उसे पुकारता है। जिनजियो होंग निंग पर बिना परमिशन के फूल खिलाने का आरोप लगाता है। होंग निंग अपनी सफाई में कहती है कि उसने ये सब उन मासूम लोगों के लिए किया जो 10 सालों से कड़ाके की ठंड सह रहे हैं। वो कहती है कि अगर फूल नहीं खिलेंगे तो लोगों के मन से वसंत की उम्मीद खत्म हो जाएगी, जो कि सरासर नाइंसाफी है। जिनजियो नियमों का पक्का है और कहता है कि इंसान को उसके कर्मों की सजा मिलनी ही चाहिए। वो होंग निंग को चेतावनी देता है कि वो गलत रास्ते पर जा रही है। अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए वो होंग निंग की मुख्य एनर्जी यानी उसके कोर को शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। अचानक उसे सम्राट की पुरानी बातें और होंग निंग का नाम याद आता है। उसे एहसास होता है कि ये वही नन्हा पौधा है जिसे उसने कभी बचाया था। होंग निंग डर के मारे माफी मांगती है और अपनी जान की भीख मांगती है। वो कहती है कि वो अभी मरना नहीं चाहती क्योंकि उसका अमर होने का सपना अभी अधूरा है। जिनजियो पूछता है कि क्या वो सच में अमर होना चाहती है। होंग निंग बड़े जोश के साथ हाँ कहती है। तब वो उसे एक मौका देता है और उसे बाकी बची हुई आसमानी बिजलियों की सजा काटने के लिए ऊपर ले जाने का फैसला करता है। उनके बाद अमर लोक का सीन दिखाया जाता है। जिनजियो होंग निंग को साथ लेकर ये पहुंचता है। वहाँ के अधिकारी एक साधारण जीव को वहाँ देखकर भड़क जाते हैं। उन्हें लगता है कि एक मामूली इंसान का यहाँ आना नियमों के सख्त खिलाफ है। अधिकारी जिनजियो को अकेले में ले जाकर समझाते हैं कि होंग निंग को यहाँ रखना खतरे से खाली नहीं है। वे कहते हैं कि उसका चेहरा और उसकी शक्तियाँ बहुत ही अजीब है, लेकिन जिनजियो अडिग है और हुक्म देता है कि होंग निंग यही रहेगी और अपनी सजा पूरी करेगी। अधिकारियों के पास अब उसकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। जैसे ही जिनजियो वहाँ से जाता है, अधिकारी होंग निंग पर अपना रोब जमाना शुरू कर देता है। वो होंग निंग को उसकी पनिशमेंट पूरी करने के लिए 3 ऑप्शंस देता है। पहला, सारी बिजलियां एक साथ सहना। दूसरा, हर महीने 3 बिजलियां। और तीसरा, पूरे सीजन तक रोजाना एक बिजली का झटका। होंग निंग घबराकर बार्गेनिंग करने की कोशिश करती है, लेकिन अधिकारी उसे चुप करा देता है। अधिकारी होंग निंग को फ्लोरा पवेलियन जाने का ऑर्डर देता है, लेकिन होंग निंग गलत रास्ते पर जाने लगती है। अधिकारी उसे बार बार पीछे से टोकता है और सही डायरेक्शन दिखाता है। उसे लगने लगा है कि होंग निंग जैसी चुलबुली लड़की के आने से उनके शांत और आसान दिनों का अब एंड होने वाला है। इधर जिनजियो अपने एक साथी को फूलों को पोषण देने के लिए एक जादुई ऑब्जेक्ट सौंप रहा है। तभी पता चलता है कि लुलुओ नाम की एक छोटी वर्कर को पनिशमेंट के तौर पर एक जादुई आईने में कैद कर दिया गया है। जिनजियो इस बात से गुस्सा होता है क्योंकि उस आईने में बिना धूप और पानी के किसी की जान भी जा सकती थी। इसलिए तुरंत फैसला करते हुए पनिशमेंट देने वाली एनवॉय एप्रिकॉट को अपनी पावर्स का एक बड़ा हिस्सा लुलुओं को देने का ऑर्डर देता है ताकि वो ठीक हो सके। वो साफ कर देता है कि रूल्स को जानबूझकर तोड़ने वालों को दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा। इसके बाद वो किसी भी बाहरी विजिटर से मिलने से साफ मना कर देता है। ये एक लड़की सज-धज कर जिनजियो से मिलने का इंतजार कर रही है। उसे उम्मीद है कि जिनजियो उसे देखकर खुश होगा, लेकिन तभी उसे खबर मिलती है कि जिनजियो अपनी अगली बड़ी प्रैक्टिस की तैयारी में बिजी है और किसी से नहीं मिल सकता। ये सुनकर वो काफी सैड हो जाती है। वो लड़की अपनी तरफ से एक जादुई स्क्रॉल गिफ्ट में देने की कोशिश करती है ताकि वो सम्राट तक पहुंच सके, लेकिन अधिकारी उसे लेने से मना कर देता है। वो कहती है कि ये उसकी वफादारी का एक छोटा सा सबूत है। आखिरकार उसे बिना मिले ही वहाँ से खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। अब अमर लोक में भव्य फ्लोरेलिया फेस्टिवल की शुरुआत होने वाली है। एनवॉय प्लम नए सदस्यों का स्वागत करती है और सबको बताती है कि ये उत्सव इमॉर्टल पावर्स पाने का सबसे बड़ा मौका है। सभी सदस्यों को अपने फूलों की प्रदर्शनी लगानी होगी और जिनकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतर होगी उन्हें ही आगे की प्रैक्टिस के लिए चुना जाएगा। यहाँ के नियम बहुत कड़े हैं और सबको मर्यादा में रहने की सख्त हिदायत भी दी जाती है। तभी होंग निंग अपनी चुलबुली बातों से वहाँ हंगामा खड़ा कर देती है। जब वो खुद को मेट्रिक्टन बेजू की एक साधारण पिक्सी बताती है तो वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। एनवॉय एप्रिकॉट उसे रूल्स तोड़ने वाली अपराधी मानती है और उसे तुरंत कैद करने का ऑर्डर देती है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वो सीधे फ्लोरल डेटी के आदेश पर यहाँ आई है तो वे मजबूरन उसे रोकने का फैसला बदल देते हैं। एनवॉय प्लम होंग निंग को नए सदस्य के रूप में एक्सेप्ट तो कर लेती है, लेकिन उसे अपनी वेशभूषा बदलने का ऑर्डर देती है। वो शाओयाओ को जिम्मेदारी सौंपती है कि वो होंग निंग को तैयार करे ताकि वो अमर लोक के महल की शोभा खराब न करे। शाओयाओ पहली बार किसी पिक्सी को इस ऊंचे लोक में देख रही है और वो होंग निंग की बातों से काफी इम्प्रेस्ड होती है। होंग निंग यहाँ की
खूबसूरती देखकर दंग है, जहाँ हर मौसम के फूल एक साथ खिले हुए हैं। शाओयाओ उसे समझाती है कि यहाँ का मौसम और ऋतुएं पूरी तरह से फ्लोरल डेटी यानी जिनजियो के मूड पर निर्भर करती है। वो अगर चाहे तो पल भर में कड़ाके की ठंड को वसंत में बदल सकते हैं। होंगनिंग को ये जानकर बहुत अचरज होता है कि यहाँ की शक्तियाँ कितनी अनलिमिटेड है। शाओयाओ बताती है अमर लोक की तुलना में इंसानों की दुनिया कुछ भी नहीं है, लेकिन होंगनिंग अपनी दुनिया का बचाव करते हुए कहती है कि वहाँ स्वादिष्ट खाना और अच्छे दोस्त मिलते हैं। शाओयाओ उसे वार्न करती है कि मोहमाया और खाने का लालच उसकी साधना में बाधा बन सकता है। होंगनिंग फ्लोरल डेटी से मिलने के लिए कहती है, लेकिन शाओयाओ उसे रियलिटी बताती है। डेटी से मिलना आसान नहीं है और वो नियमों को लेकर बहुत सख्त है। अगर कोई गलती करता है तो वो उसकी शक्तियाँ छीनकर उसे किसी खतरनाक जगह पर फेंक देते हैं। होंगनिंग ये सुनकर थोड़ा घबरा जाती है। शाओयाओ ये सब बताकर वहाँ से चली जाती है। होंगनिंग महल की ऊंचाइयों को देखने के लिए एक ऊंची जगह पर चढ़ जाती है। तभी नीचे से वही रहस्यमयी योद्धा उसे देख लेता है और उसे केयरफुली नीचे आने के लिए कहता है। होंगनिंग जैसे ही उसे देखती है वो पहचान लेती है कि ये वही है जिसने उसे पनिशमेंट दी थी। होंगनिंग मजाक में कहती है कि दुनिया बहुत छोटी है जो वे फिर मिल गए। उसे पता चलता है कि वो गलती से वाइन गार्डन में घुस आई है, जहाँ सिर्फ बड़े अधिकारियों को आने की परमिशन है। वो जिनजियो से विनती करती है कि उसे यहाँ से न निकाला जाए, क्योंकि वह दीवार फांदकर यहाँ तक पहुंची है। होंगनिंग नोटिस करती है कि जिनजियो के कॉलर पर कोई रिबन नहीं है, जिससे उसे लगता है कि वह कोई बड़ा अधिकारी नहीं है। वो मजाक में उससे पूछती है कि क्या वह भी यहाँ शराब चुराने आया है। जिनजियो उसकी बिखरी हुई हालत देखकर हैरान है और उससे पूछता है कि क्या वो पनिशमेंट काटने के बजाय यहाँ घूम रही है, लेकिन होंगनिंग का ध्यान वहाँ रखी शराब पर चला जाता है। वो जिद करती है कि उसे भी एक घूंट चखने दिया जाए। दोनों के बीच इस बात को लेकर आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो जाते हैं। तभी कुछ अधिकारी वहां पहुंचते हैं, जिन्हें देख होंगनिंग और जिनजियो छिप जाते हैं। अधिकारी आपस में बात कर रहे हैं कि फ्लोरल डेटी कितने बेरहम है और रूल्स को तोड़ने वालों को कभी माफ नहीं करते। वे होंगनिंग की पनिशमेंट के बारे में भी बात करते हैं कि उसे बिजलियों का झटका लगने वाला है और शायद वो बच न पाए। अधिकारी शिकायत कर रहे हैं कि फ्लोरल डेटी कभी किसी काम से खुश नहीं होते। वे सदियों से शराब बना रहे हैं, लेकिन डेटी को हमेशा उसमें कुछ न कुछ कमी लगती है। उन्हें लगता है कि डेटी बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी करते हैं। होंगनिंग छिपकर ये सब सुन रही है और उसे एहसास होता है कि उसकी सजा बहुत दर्दनाक होने वाली है। अधिकारियों के जाने के बाद जिनजियो बाहर आता है। होंगनिंग उसे ध्यान से सूंघती है और कहती है कि वो हर फूल की खुशबू पहचान सकती है, लेकिन उसकी खुशबू सबसे अलग है। वो उससे पूछती है कि वो किस तरह का फूल है या फिर वो कोई जंगली घास है। जिनजियो उसकी इस बदतमीजी पर उसे डांटता है। जिनजियो अपनी पावर्स से वहाँ से निकलने का रास्ता बनाता है। वो होंगनिंग को याद दिलाता है कि वो अब तक 3 बड़े रूल्स तोड़ चुकी है। वो कहता है कि वो उसे यहाँ इसलिए लाया था ताकि वो दानवों की दुनिया से निकलकर सही रास्ता चुन सके, लेकिन होंगनिंग यहाँ आकर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। होंगनिंग अपनी सफाई में कहती है कि वो यहाँ सिर्फ एक एहसान का बदला चुकाने आई है। वो बताती है कि जब वो एक नन्हा पौधा थी तब एक डेटी ने उसे तूफानों से बचाकर सेफ जगह लगाया था। वो सदियों से सिर्फ इसलिए मेहनत कर रही है ताकि वो ऊपर आकर उनका शुक्रिया अदा कर सके, और बड़े यकीन से कहती है कि उस डेटी के माथे पर एक खास मार्क था। वो उन्हें बेहद खूबसूरत और दयालु मानती है और उसका सपना है कि वो उन्हें ढूंढकर अपने साथ घर ले जाए। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि जिसके बारे में वो ये सब कह रही है वो असल में जिनजियो ही है, जो उसकी बातें सुनकर उसे नासमझ समझ रहा है। अगला नजारा हमें दिखाता है कि होंगनिंग महल की सुख सुविधाओं को देखकर बहुत खुश है। उसे एहसास होता है कि इमॉर्टल्स की लाइफ कितनी शानदार होती है। दूसरी तरफ जिनजियो को गुस्सा आ रहा है कि उसने अपनी एनर्जी का हिस्सा देकर इस पिक्सी को क्यों बचाया। वो तुरंत ऑफिशियल क्रिसैंथेमम को दरबार में पेश होने का ऑर्डर देता है। OFFICIL क्रिसैंथेमम भागते हुए जिनजियो के पास पहुंचती है और उनके लिए धरती से लाई गई खास जड़ी बूटियां गिफ्ट में देती है, लेकिन जिनजियो का मूड बहुत खराब है। वो उससे कड़ाई से पूछता है कि उसने होंगनिंग को पनिशमेंट के लिए कहाँ भेजा था, क्योंकि वो रूल्स तोड़ने वाली पिक्सी उसे महल के प्रतिबंधित बगीचे में घूमती हुई मिली थी। तभी हम देखते हैं कि जिनजियो ने होंगनिंग को एक छोटे से जादुई बर्तन में बंद कर दिया है। वहाँ मौजूद इतिहासकार अपनी किताब में सब कुछ नोट करने लगता है, जिसे देखकर जिनजियो भड़क जाता है। वो उसे अपनी बेतुकी बातें लिखने से मना करता है और उसे फौरन वहाँ से जाने का ऑर्डर देता है। OFFICIL क्रिसैंथेमम अपनी गलती मानती है और कहती है कि उसने शाओयाओ को होंगनिंग पर नजर रखने को कहा था। जिनजियो साफ कर देता है कि महल में सब एक समान है और किसी को भी छूट नहीं मिलेगी। वो ऑफिशियल क्रिसैंथेमम
क्रिसैंथेमम की लापरवाही से इतना नाराज है कि उससे शराब बनाने और उत्सव की बड़ी जिम्मेदारियां वापस ले लेता है। ओएफएफआई क्रिसैंथेमम के जाने के बाद जिनजियो अकेला खड़ा सोच रहा है। उसे पता है कि होंग निंग में इमॉर्टल होने की बहुत बड़ी काबिलियत है। वो खुलासा करता है कि अगर उसने सदियों पहले दखल न दिया होता तो होंग निंग कभी पिक्सी नहीं बनती। वो चाहता है कि इस फेस्टिवल के खत्म होने तक होंग निंग पर कड़ी नजर रखी जाए ताकि वो अपना सही रास्ता चुन सके। अब सीन फ्लोरा पवेलियन में शिफ्ट होता है जहाँ शाओयाओ नए सदस्यों को उनके रहने की जगह दिखा रही है। तभी वहाँ गुस्से में एनवॉय एप्रिकॉट पहुँचती है और होंग निंग के बारे में पूछती है। शाओयाओ डर जाती है और तुरंत होंग निंग को ढूंढने निकल पड़ती है। आखिरकार उसे होंग निंग मिल जाती है और वो उसे जल्दी से तैयार होने के लिए कहती है। महल के आंगन में एनवॉय एप्रिकॉट भड़की हुई है और होंग निंग पर महल की मर्यादा तोड़ने का ब्लेम लगाती है। वो होंग निंग के साथ साथ शाओयाओ को भी लापरवाही के लिए कोड़े मारने की पनिशमेंट सुना देती है। होंग निंग अपनी गलती मानते हुए शाओयाओ का बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन एनवॉय एप्रिकॉट किसी की सुनने को तैयार नहीं है और उसे जादुई आईने में कैद करने का ऑर्डर देती है। तभी वहाँ ऑफिशियल क्रिसैंथेमम पहुँचते हैं और माहौल को संभालने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि शाओयाओ को इतनी कड़ी पनिशमेंट देना ठीक नहीं होगा और चतुराई से सारा मामला अपने हाथ में ले लेते हैं। वो एनवॉय एप्रिकॉट को समझाते हैं कि फेस्टिवल नजदीक है और उनके पास करने के लिए और भी जरूरी काम है। आखिरकार वे होंग निंग को अपने साथ ले जाने में कामयाब होते हैं। ओएफएफआई क्रिसैंथेमम हैरान है कि होंग निंग ने सीधे एनवॉय एप्रिकॉट से टक्कर लेने की हिम्मत कैसे की। होंग निंग साफ कहती है कि वो अपनी दोस्त को पिटते हुए नहीं देख सकती थी। उसकी ये निडरता देखकर ऑफिशियल क्रिसैंथेमम को अपना बचपन याद आ जाता है। वे मजाक में उसे मुसीबत की जड़ कहते हैं और उसे पूरे महल की सफाई करने की एक नई पनिशमेंट सुना देते हैं। अब होंग निंग को सजा की वेदी पर लाया गया है जहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। वो डरते हुए पूछती है कि क्या इन बिजलियों को सहने के बाद वो इमॉर्टल बन जाएगी। ऑफिशियल क्रिसैंथेमम उसे समझाते हैं कि इमॉर्टल पावर्स पाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए हजारों सालों की तपस्या और कठिन चैलेंजेस को पार करना पड़ता है। वे उसे बिजलियों से बचने के लिए रूप बदलने की सलाह देते हैं, पर होंग निंग को ये नहीं आता। सजा खत्म होने के बाद शाओयाओ तुरंत मरहम लेकर होंग निंग के पास पहुंचती है। वो ये देखकर दंग रह जाती है कि होंग निंग के जख्म इतनी जल्दी कैसे भर गए। होंग निंग भी हैरान है क्योंकि उसे लगा था कि उसे बहुत दर्द होगा, लेकिन उसका शरीर एकदम ठीक महसूस कर रहा है। शाओयाओ उसकी बहादुरी की तारीफ करती है और उसे एक सच्ची सहेली मान लेती है। होंग निंग अपना असली गोल बताती है कि वह यहाँ सिर्फ अपने उस फ्लोरल डेटी को ढूंढने आई है। शाओयाओ उसे सलाह देती है कि उसे फ्लोरेलिया फेस्टिवल में जरूर शामिल होना चाहिए क्योंकि वहाँ सभी बड़े अधिकारी मौजूद होंगे। वो बताती है कि अगर होंग निंग को चुन लिया गया तो वो हमेशा के लिए अमर लोक में रहकर अपनी साधना पूरी कर सकती है और खुद का एक महल भी पा सकती है। होंग निंग अमर होने की लिस्ट में शामिल होने का तरीका ढूंढ रही है, लेकिन शाओयाओ उसे बताती है कि सारी सीटें पहले ही भर चुकी है। सलाह देती है कि वो उस शख्स से मदद मांगे जो उसे यहाँ लेकर आया है। होंग निंग अभी तक उस योद्धा का नाम नहीं जानती, पर वो उसके शानदार कपड़ों से अंदाजा लगाती है कि वो जरूर कोई बहुत बड़ा अधिकारी होगा। उधर महल के दूसरे हिस्से में कुछ अधिकारी होंग निंग को सफाई करते देख उसका मजाक उड़ा रहे हैं। एनवॉय एप्रिकॉट को ये बात हजम नहीं हो रही कि एक मामूली पिक्सी महल में घूम रही है। तभी जाइटेंग उसे भड़काते हुए एक प्लान बनाती है। वो सुझाव देती है कि होंग निंग को जिनजियो के करीब भेजा जाए क्योंकि वो जानती है कि डेटी को दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। अधिकारी होंग निंग को महल के चप्पे चप्पे की सफाई करने का ऑर्डर देते हैं। उसे सख्त हिदायत दी जाती है कि एक भी सूखा पत्ता या घास वहाँ बाकी न रहे। बिना किसी शिकायत के काम में जुट जाती है। साजिश के तहत होंग निंग को जिनजियो के पर्सनल स्पेस की सफाई करने के लिए भेज दिया जाता है। अधिकारी जानते हैं कि जिनजियो को शांति और सफाई बहुत पसंद है और अगर वहाँ होंग निंग जैसा कोई शोर करने वाला पहुँच जाए तो उसे कड़ी पनिशमेंट मिलना तय है। होंग निंग अनजान बनी उस जगह की ओर बढ़ती है जहाँ जिनजियो के स्नान की तैयारी हो रही है। महल के सेवक जिनजियो के स्नान के लिए पानी में फूलों की पंखुड़ियां बिखेर रहे हैं। जैसे ही वे वहाँ से जाते हैं, फूलों की खुशबू सूंघते हुए होंग निंग वहाँ पहुँच जाती है। उस आलीशान सेलेस्टियल पूल को देखकर वो खुद को रोक नहीं पाती। वो सोचती है कि जब से वो यहाँ आई है उसने ठीक से स्नान नहीं किया है और कोई न होने का एडवांटेज उठाकर वो पानी में उतर जाती है। तभी अचानक वहाँ जिनजियो आ जाता है। उसे वहाँ देखकर होंग निंग के होश उड़ जाते हैं और वो छिपने की कोशिश करती है। जिनजियो उसे वहाँ से तुरंत जाने का हुक्म देता है। डर के मारे होंग निंग वहाँ से भागती है और पास में खड़े एक सुनहरे फूलों वाले पेड़ के पीछे छिप जाती है। वो पहली बार एक सुनहरी पियनी का पेड़ देख रही है और उसकी सुंदरता देखकर दंग रह जाती है। होंग निंग गौर करती है कि उस पेड़ के तने पर चोट के कई निशान हैं। वो मासूमियत से उस पेड़ को सहलाती है और उससे पूछती
सोचती है कि उसे इतना दर्द किसने दिया। वो उस पेड़ के प्रति सहानुभूति महसूस करती है, ये जाने बिना कि इस पेड़ का रिश्ता सीधे तौर पर जिंजियो के अतीत और उसके जख्मों से जुड़ा हुआ है। वो होंग निंग पर चिल्लाता है और उसे उस पेड़ से तुरंत दूर हटने का हुक्म देता है। होंग निंग उसकी नाराजगी देख सहम जाती है, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं है कि वो अनजाने में जिंजियो के सबसे पर्सनल और सेंसिटिव हिस्से को छू रही है। इधर हम देखते हैं महल में आजकल एक ही चर्चा है कि आखिर उस रात जिंजियो के बेथिंग के वक्त क्या हुआ था। यू कॉन इस पूरी घटना का एकमात्र गवाह है और वो इस सच्चाई को रिकॉर्ड में दर्ज करने को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड है। उसे डर है कि अगर उसने जिंजियो और उस कमेलिया पिक्सी की ये अजीब कहानी लिख दी तो पूरे अमर लोक में हंगामा मच जाएगा। कुछ खास पेस्ट्री लेकर आता है और बताता है कि ये फेस्टिवल के लिए तैयार की गई सबसे बेहतरीन डिश है। वो कहता है कि ये पेस्ट्री पिछले साल के मुकाबले कहीं ज्यादा नरम और ताजा है। जिंजियो का मूड कुछ खास नहीं है, लेकिन अधिकारी के बार बार कहने पर वो उन्हें चखने के लिए मान जाता है। तभी पता चलता है कि ये पेस्ट्री किसी और ने नहीं बल्कि होंग निंग ने बनाई है। जैसे ही वो कमरे में आती है, जिंजियो उसे घूरने लगता है। होंग निंग बिना किसी हिचकिचाहट के उस रात की बात छेड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अधिकारी उसे बीच में ही रोककर तमीज और मैनर्स का पाठ पढ़ाने लगता है। जिंजियो को पेस्ट्री का स्वाद वाकई में बहुत अच्छा और अलग लगता है। वो होंग निंग से पूछता है कि इसमें ऐसा क्या अलग मिलाया गया है। होंग निंग बताती है कि उसने इसमें अपने पिक्सी दोस्त जियाओबो से मिला खास पुदीना डाला है। अधिकारी ये जानकर हैरान है कि होंग निंग अभी भी अपने पुराने पिक्सी दोस्तों के साथ जुड़ी हुई है और बड़े गर्व से अपनी सीक्रेट रेसिपी बताती है कि उसने इन पेस्ट्री को इतना मुलायम बनाने के लिए ताजा फूलों की खाद मंगवाई थी। जैसे ही जिंजियो को एहसास होता है कि वो घोड़ों के अस्तबल की खाद की बात कर रही है, उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। वो फौरन पानी मांगता है और बुरी तरह खांसने लगता है। जिंजियो को बेहाल देख पूरे महल में अफरातफरी मच जाती है। वो गुस्से में होंग निंग को वहाँ से हटाने का हुक्म देता है। वो यू कॉन पर भी भड़कता है कि उसने होंग निंग को सही ढंग से रहने और बात करने के तरीके क्यों नहीं सिखाए। यू कॉन घबरा जाता है और अपनी सफाई देने की कोशिश करता है। अधिकारी सुझाव देता है कि ऐसी जंगली पिक्सी को वापस इंसानी दुनिया में भेज देना ही बेहतर है। हालांकि जिंजियो सजा पूरी होने तक उसे रोकने का फैसला करता है। यू कॉन अपनी गलती मान लेता है, लेकिन साथ ही अपनी लेखन की ड्यूटी का हवाला देकर बचने की कोशिश करता है। आखिरकार होंग निंग की इस नादानी ने पूरे महल को हिलाकर रख दिया है। महल में अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। होंग निंग भीगते हुए वापस आती है और हैरान है कि मौसम इतनी जल्दी कैसे बदल गया। यू कॉन उसे बताता है कि जिंजियो बहुत गुस्से में है। उनकी नाराजगी की वजह से फूल मुरझा गए हैं और अमर लोक में ऐसा तूफान आया है जो सदियों में नहीं देखा गया। होंग निंग को एहसास होता है कि फ्लोरल डेटी का मिजाज समझना कितना मुश्किल है। होंग निंग मजाक में यू कॉन को ऑफिसर कहकर पुकारती है, लेकिन यू कॉन उसे टोकता है और अपना पूरा पद सम्मान के साथ बताने को कहता है। वो उसे चिढ़ाता है कि पनिशमेंट के वक्त उसे मोटे कपड़े पहनने चाहिए ताकि बिजलियां उसे कम लगे। दोनों के बीच सजा के दिनों को लेकर बहस होती है। यूनिटी के दौरान होंग निंग को जब चौथा झटका लगता है तो यू कॉन बुरी तरह घबरा जाता है। उसे डर है कि अगर ये पिक्सी मर गई तो जिम्मेदारी उस पर आएगी। वो उसे सलाह देता है कि वो जिंजियो को और ज्यादा गुस्सा दिलाए ताकि उसे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए और वो इस दर्द से बच सके। लेकिन होंग निंग हार मानने को तैयार नहीं है। वो कहती है कि वो यहाँ रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। होंग निंग का असली मकसद फ्लोरेलिया फेस्टिवल में शामिल होना है। यू कॉन उसे समझाता है कि इसके लिए उसका नाम फ्लोरल लिस्ट में होना जरूरी है, जो सिर्फ निमंत्रण मिलने पर ही पॉसिबल है। वो बताता है कि ये निमंत्रण बांटने की पावर केवल एनवॉय एप्रिकॉट के पास है। होंग निंग ठान लेती है कि वो किसी भी तरह ये निमंत्रण हासिल करके रहेगी। होंग निंग सीधे एनवॉय एप्रिकॉट के पास पहुंचती है और निमंत्रण की मांग करती है। पहले तो एनवॉय एप्रिकॉट उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन फिर एक साजिश के तहत वो उसे एक चांस देने को तैयार हो जाती है। वो कहती है कि अगर होंग निंग उत्सव के लिए बेहतरीन फूल उगा ले तो वो उसे शामिल होने देगी। वो होंग निंग को फूल उगाने के लिए एक ऐसी जगह भेजती है जो बंजर और उपेक्षित है। होंग निंग उस जगह पहुंचती है जहां उसे फूल उगाने हैं, लेकिन वहां चारों तरफ सिर्फ घास उगी है। शाओयाओ बताती है कि ये कोई मामूली घास नहीं है, बल्कि जिंजियो द्वारा लाई गई पवित्र दिफू ग्रास है। एनवॉय एप्रिकॉट की लापरवाही से इसके बीज यहाँ फैल गए, जो अब दूसरे पौधों की जड़ों को खत्म कर देते हैं। होंग निंग को समझ आता है कि एनवॉय एप्रिकॉट ने जानबूझकर उसे ये जगह दी है ताकि वो कभी फूल न उगा सके। लेकिन होंग निंग हार मानने के बजाय खुद इसे उखाड़ने का फैसला करती है। अगला नजारा हमें दिखाता है कि होंग निंग अपनी पूरी ताकत लगाकर उस जिद्दी घास को उखाड़ने में जुटी है। तभी वहाँ यू कॉन पहुँचता है और उसे काम छोड़कर पनिशमेंट के लिए चलने को कहता है। होंग निंग काम में इतनी डूबी है कि उसे सजा का भी डर नहीं सता रहा। मीटिंग के दौरान यू
कौन बताता है कि महल में चल रही ये ठंडी हवाएं जिनजियो की नाराजगी का संकेत है। बातों बातों में वो खुलासा करता है कि फैंटोम रिफ्लेक्टर के अंदर कोई और भी कैद है जिससे जिनजियो का गहरा रिश्ता है। वो कहानी सुनाता है कि कैसे सालों पहले जिनजियो के छोटे भाई कुनलुन ने अपनी गलती से पूरे पर्वत को जमा दिया था, जिसके बाद जिनजियो को उसे खुद सजा देकर आईने में कैद करना पड़ा। ENVOY प्लम कैद में बंद कुनलुन के लिए जिनजियो द्वारा बनाई गई खास शराब लेकर आती है। कुनलुन शुरुआत में नखरे दिखाता है, लेकिन जब वो पुदीने के स्वाद वाली उस अनोखी शराब को चखता है तो दंग रह जाता है। वो एनवॉय प्लम से पूछता है कि उसका भाई जिनजियो उससे मिलने क्यों नहीं आ रहा, और एनवॉय प्लम उसे उत्सव की बिजी स्केड्यूल का बहाना बनाकर समझाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आखिरकार कुनलुन खुद अपने भाई से मिलने पहुंचता है। कुनलुन कैद में उब रहा था। वो जिनजियो से शराब मांगता है, लेकिन जिनजियो कहता है अगर उसे शराब पीनी है तो उसे अपनी पनिशमेंट पूरी करके सम्मान के साथ बाहर आना होगा। दोनों भाइयों के बीच प्यार और अनुशासन की एक अनोखी झलक दिखती है। तभी जिनजियो को खबर मिलती है कि ऋषि ताई ने उसे किसी को सजा देने के लिए बुलाया है। माहौल अचानक गंभीर हो जाता है। जिनजियो को अपने पनिशर यानी सजा देने वाले पद की मर्यादा निभानी है, चाहे सामने कोई भी हो। सजा पाने वाला शख्स रहम की भीख मांगता है, लेकिन न्याय के सामने जिनजियो के कदम नहीं डगमगाते। सजा की वेदी पर जिनजियो देखता है कि उत्तरी लोक यानी NCR के छोटे राजकुमार को सजा दी जा रही है। पूछने पर पता चलता है कि खुद उनके पिता ने उन्हें यहाँ भेजा है, क्योंकि हजारों सालों बाद भी राजकुमार की 9 पूंछें नहीं निकली। जिनजियो इस बात से नाराज हो जाता है और कहता है कि कम पूंछ के साथ पैदा होना कोई गुनाह नहीं है। वो तुरंत उस मासूम राजकुमार को आजाद करने का हुक्म देता है। आजाद होने के बाद छोटा राजकुमार लुजियो हैरान है कि किसी ने उसके साथ इंसाफ किया है। वो कहता है कि कम पूंछ होने की वजह से सब उससे नफरत करते हैं। जिनजियो उसे समझाता है कि पूंछ कम होना सिर्फ प्रैक्टिस की कमी है, कोई दोष नहीं। वो कहता है कि दूसरों की नफरत उनकी अपनी समस्या है, उसका लुजियो से कोई लेना देना नहीं। वो उसे कड़ी मेहनत करने की सलाह देकर वहाँ से विदा करता है। कहानी अब NCR के महल पहुँचती है, जहाँ जश्न का माहौल है। 10,000 सालों बाद सेलेस्टियल पूल में गोल्डन लोटस ड्यू यानी सुनहरी कमल की ओस की एक बूंद पैदा हुई है। इसे एक बहुत शुभ संकेत माना जा रहा है। वहाँ के सम्राट का मानना है कि ये कीमती ओस उनके गिरते हुए साम्राज्य को फिर से खड़ा करने में मदद करेगी। सम्राट अपनी इकलौती वारिस राजकुमारी लुयाओं को बुलाते हैं और साम्राज्य को फिर से गौरवशाली बनाने की जिम्मेदारी उसे सौंपते हैं। लुयाओं अपने पिता को पूरा भरोसा दिलाती है कि वो अपनी पूरी ताकत लगा देगी। सम्राट चाहते हैं कि उनका लोक फिर से सेफ और शक्तिशाली बने। सम्राट लुयाओं के सामने एक शर्त रखते हैं कि अगर वो सेलेस्टियल मोनार्क से शादी करती है तो वो ये कीमती गोल्डन लोटस ड्यू उसे दहेज में दे देंगे। वो समझाते हैं कि उनका लोक फिलहाल बहुत वीक है और केवल एक बड़े गठबंधन से ही वहाँ शांति बनी रह सकती है। लुयाओं अपने पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए इस रिश्ते के लिए मान जाती है। बातों बातों में सम्राट लुजियो के बारे में पूछते हैं। उन्हें बताया जाता है कि उसे साधना के लिए इंसानी दुनिया में भेज दिया गया है। सम्राट ये जानकर खुश है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ लुजियो आजाद रह पाएगा और महल की राजनीति से दूर अपनी जगह खुद बना सकेगा। इसी के साथ एक नया राजनीतिक खेल शुरू होता है। NCR के महल में कानाफूसी चल रही है कि छोटे राजकुमार लुजियो का जन्म सिर्फ 3 पूंछों के साथ हुआ है, जिसे एक नेगेटिव साइन माना जाता है। अगला नजारा हमें दिखाता है कि अमर लोक में क्लास शुरू होने वाली है, जहाँ बड़े गुरु मैनर्स और साधना का पाठ पढ़ाने वाले हैं। शाओयाओ भागते हुए होंग निंग को बुलाने आती है और उसे जल्दी चलने को कहती है। होंग निंग भी बड़े उत्साह के साथ अपनी सहेलियों के साथ सीखने के लिए दौड़ पड़ती है, ये सोचकर कि आज उसे कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसे ही क्लास शुरू होती है, गुरु सभी को उनके काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज सौंपते हैं, लेकिन जब शाओयाओ होंग निंग के बारे में पूछती है तो गुरु उसे इग्नोर कर देते हैं। वहाँ मौजूद दूसरी लड़कियां होंग निंग का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वो एक मामूली पिक्सी है और उसे अमर लोगों के साथ बैठने का कोई हक नहीं है। उसे अपमानित करके भीड़ से अलग खड़ा कर दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आखिरकार होंग निंग चुप रहने वालों में से नहीं है। वो पलटकर जवाब देती है कि पिक्सी होने में क्या बुराई है और क्या सिर्फ इमॉर्टल होने से ही कोई महान बन जाता है। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम ये देखते हैं होंग निंग अचानक घबरा जाती है। जिनजियो के पूछने पर वो बताती है कि उसे देखते ही उसका दिल तेज धड़कने लगता है। जिनजियो इसे एक प्रॉब्लम यानी पैल्पिटेशंस बताता है। वो होंग निंग को मेकअप ठीक करने के लिए कहता है और उसे अपना नाम जिनजियो बताता है। ये पूछती है कि वो मुसीबत में उसे कैसे बुलाएगी। जिनजियो उसे एक जादुई लिलिबल देता है और कहता है कि इस पर मेरा नाम पुकारना। होंग निंग बार बार उसका नाम लेकर उसे टेस्ट करती है, जिससे जिनजियो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। अकेले में जिनजियो खुद को समझाता है कि एक पनिशर को अपनी फीलिंग्स पर काबू रखना चाहिए। वो मंत्र पढ़ता है कि अगर दिल
किसी चीज से जुड़ गया तो वो कभी फेयर जस्टिस नहीं कर पाएगा। उसे अपनी इच्छाओं को दबाकर साइलेंट रहना होगा। ये इंसानी दुनिया में होंग निंग के दोस्त उसे ढूंढ रहे हैं। निंगमिंग को डर है कि कहीं होंग निंग को मार न दिया गया हो, क्योंकि उसने फ्लोरल ओथ तोड़ी है। तभी वहाँ एक अजनबी आता है जो जिनजियो के बारे में पूछता है। दोस्त उसे उस जगह ले जाने को तैयार हो जाते हैं जहाँ जिनजियो रहता है। इधर रात के वक्त होंग निंग अपने पौधों की रखवाली कर रही है। तभी वो जिद्दी वीड्स उस पर हमला कर देती है। होंग निंग मदद के लिए चिल्लाती है। ठीक उसी समय जिनजियो वहाँ पहुंचकर उसे बचा लेता है और उसकी हालत देख हैरान रह जाता है। जिनजियो उसे वापस जाने को कहता है क्योंकि वो घास उसकी जान ले सकती है, लेकिन होंग निंग उत्सव में शामिल होने के लिए अड़ी हुई है। बातों बातों में जब जिनजियो कहता है कि मैं ही फ्लोरल डेटी हूँ, तो होंग निंग उसका मजाक उड़ाती है और कहती है असली फ्लोरल डेटी के माथे पर एक खास मार्क होता है। जिनजियो उसे एक सुरक्षा मंत्र सेलेस्टियल गार्ड सिखाता है। हालांकि जिनजियो को लगता है कि ये मंत्र बहुत कठिन है, लेकिन होंग निंग इसे पहली बार में ही सक्सेसफुली कर देती है। जिनजियो ये देखकर दंग रह जाता है क्योंकि उसके अलावा आज तक कोई इसे पहली बार में नहीं कर पाया था। उनके बाद जिनजियो इसे ये लेकर आता है और उसे वहाँ बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है कि उसे यहाँ पहले आने जैसा एहसास हो रहा है। जब वो सोने की बात करती है तो जिनजियो उसे मैनर्स का पाठ पढ़ाता है कि एक स्त्री और पुरुष को एक ही कमरे में नहीं होना चाहिए। होंग निंग उसकी इन पाबंदियों का मजाक उड़ाती है और कहती है अगर एक साथ सो नहीं सकते तो क्या एक साथ नहा सकते हैं। वो उसे पुराने वाक्य की याद दिलाती है जिससे जिनजियो असहज हो जाता है। वो होंग निंग को शांत रहने और साधना पर ध्यान देने को कहता है, लेकिन होंग निंग की बातों का सिलसिला खत्म ही नहीं होता और अचानक नहाने वाले पूल में कूद जाती है और जिनजियो को भी अंदर बुलाने लगती है। तभी बाहर से कुछ आवाजें आती है। पकड़े जाने के डर से जिनजियो घबरा जाता है, लेकिन होंग निंग इसे एक मजेदार खेल समझती है। आखिर में जिनजियो उसे सेफ बाहर निकालता है। अचानक फूल खिलने लगते हैं जो इस बात का संकेत है कि फ्लोरल डेटी बहुत खुश है। होंग निंग जिनजियो को छेड़ते हुए कहती है कि भले ही वो ऊपर से शांत दिखता हो, पर उसका दिल कुछ और ही कह रहा है। वो कहती है कि ये फूल जिनजियो की फीलिंग्स का आईना है। तभी वहाँ यूकॉन आ जाता है और जिनजियो को पूरी तरह भीगा हुआ देखकर हैरान रह जाता है। वो मजाक में पूछता है कि क्या किसी ने उन्हें उबाल दिया है। जिनजियो की ऐसी हालत देखकर यूकॉन समझ नहीं पा रहा कि आखिर माजरा क्या है, लेकिन जिनजियो गुस्से में होंग निंग को फैंटम रिफ्लेक्टर में कैद करने का हुक्म देता है। जब यूकॉन पूछता है कि कब तक, तो जिनजियो कहता है जब तक दुनिया खत्म न हो जाए। वो उसे फूलों की पंखुड़ियां गिनने की पनिशमेंट देता है। यूकॉन होंग निंग से पूछता है कि वो बार बार मुसीबत क्यों मोल लेती है। होंग निंग बड़ी बेबाकी से बताती है कि उसे जिनजियो खुद वहाँ ले गए थे। वो कहती है कि उन्होंने साथ में किताबें पढ़ी, साथ सोए और फिर साथ में नहाए। ये सुनकर यूकॉन के होश उड़ जाते हैं। वो समझ नहीं पा रहा कि इस हिस्ट्री को अपनी किताब में रिकॉर्ड करे या नहीं। यूकॉन उसे जबरदस्ती फ्लोरा स्क्रॉल के अंदर भेज देता है। वहाँ होंग निंग की मुलाकात कुनलुन से होती है। कुनलुन उसे डराता है कि ये जगह दिमाग खराब करने के लिए बनाई गई है और यहाँ बड़े बड़े देवता भी हार मान जाते हैं। होंग निंग जब उसे स्कर्ज जेस्टर कहती है तो कुनलुन अपनी पॉपुलैरिटी देखकर मुस्कुरा देता है। उधर एनवॉय एप्रिकॉट उत्सव के लिए डांस की प्रैक्टिस कर रही है। उसे लगता है कि जिनजियो को उसका ये अंदाज जरूर पसंद आएगा। दूसरी तरफ शिकायत करते हैं कि जिनजियो की नाराजगी की वजह से हो रही बारिश फूलों को नुकसान पहुंचा रही है। जिनजियो इसे उनका टेस्ट बताता है और भरोसा देता है कि जल्द ही मौसम ठीक हो जाएगा। कैद के अंदर होंग निंग जिनजियो के बारे में पूछती है। कुनलुन मजाक में अपने भाई का एक डरावना हुलिया बताता है, 3 सिर, सींग और ज्वालामुखी जैसा मुंह। होंग निंग को ये सब सुनकर बड़ी क्यूरियोसिटी होती है और वो उत्सव में शामिल होकर इस अनोखे देवता को देखने के लिए और भी बेचैन हो जाती है। पंखुड़ियां गिनते गिनते होंग निंग थक जाती है और गिनती भूल जाती है। वो कहती है कि ये तारों को गिनने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। उसे लगता है कि जब तक आसमान में अंधेरा नहीं होगा ये काम कभी खत्म नहीं होगा। पनिशमेंट और मजेदार बातों के बीच होंग निंग आजाद होने का रास्ता ढूंढ रही है। हजारों सालों से सेलेस्टियल फ्लोरेलिया में कभी भी पूरे 100 फूल एक साथ नहीं खिले। यूकॉन को उम्मीद थी कि इस बार ये सपना पूरा होगा, लेकिन होंग निंग अभी भी फ्लोरा स्क्रॉल में कैद है। जब तक वो पंखुड़ियां गिनने का काम पूरा नहीं कर लेती उसे आजाद नहीं किया जा सकता। उत्सव की तैयारियां जोरों पर है। परिया होंग निंग के बारे में पूछती है, लेकिन एनवॉय खुबानी उन्हें डांटकर अपने काम पर ध्यान देने को कहती है। वो चेतावनी देती है कि एनसीआर की महारानी आने वाली है, इसलिए कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आखिरकार भव्य उत्सव की शुरुआत हो जाती है। जिनजियो का दरबार में भव्य स्वागत होता है। उसे देखकर नई परियां हैरान रह जाती है क्योंकि वो कुनलुन की बताई डरावनी कहानी जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। परियां आपस में चर्चा कर रही है कि बेचारी होंग निंग ने कितनी मेहनत की थी, लेकिन वो इस बड़े मौके का हिस्सा नहीं बन पाई। एनसीआर की महारानी अपनी खूबसूरती और अनोखे डांस से
सबका दिल जीत लेती है। वे बताती है कि ये खास डांस उन्होंने सम्राट के लिए एक गिफ्ट के रूप में तैयार किया है। जिनजियो उनकी मेहमान नवाजी करता है और सभी मेहमानों को ब्लॉसम ब्रू परोसा जाता है। जिनजियो जैसे ही कोई बड़ी घोषणा करने वाला होता है, तभी होंग निंग वहाँ पहुँच जाती है। यू कॉन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन होंग निंग कहती है कि उसने अपनी पनिशमेंट पूरी कर ली है और अब उसे कोई नहीं रोक सकता। वो कुनलुन का शुक्रिया अदा किए बिना ही उत्सव की ओर दौड़ पड़ती है। जिनजियो घोषणा करता है कि वो महल की रक्षा के लिए 12 खास फूलों के देवताओं को चुनेगा। एक एक करके सभी फूलों के कबीले अपने खिले हुए फूल पेश करते हैं। एनवॉय खुबानी के फूल सबको पसंद आते हैं, लेकिन बाकी कबीले अपने मुरझाए फूलों की वजह से जिनजियो को निराश कर देते हैं। जब उत्सव खत्म होने वाला होता है और शाओयाओ आखिरी उम्मीद बचती है, तभी होंग निंग रुको चिल्लाते हुए एंट्री मारती है। उसे वहाँ देखकर सब दंग रह जाते हैं। एनवॉय खुबानी उसे इंट्रूडर कहती है, लेकिन होंग निंग गर्व से कहती है कि वो अपनी सजा काट कर आई है। पहली बार वो जिनजियो को फ्लोरल डेटी के रूप में पहचान लेती है। उनके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं कुनलुन अपने माता पिता के सामने बड़ी मासूमियत से कहता है कि उसने कैद में बिताए हर पल का इस्तेमाल अपनी गलतियों पर पछतावा करने के लिए किया है। सम्राट खुश है कि उनका बेटा सुधर गया है, लेकिन रानी को अब भी उसकी बातों पर शक है। जिनजियो भी अपने भाई का बचाव करता है। आखिरकार सम्राट कुनलुन को नई रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपने का फैसला करते हैं। सम्राट जिनजियो को निर्देश देते हैं कि वो कुनलुन के लिए कोई सूटेबल काम ढूंढे। कुनलुन वादा करता है कि वो अपने भाई के साथ मिलकर मन लगाकर काम करेगा। रानी उसे आखिरी चेतावनी देती है कि अगर उसने फिर से कोई गड़बड़ की तो वे खुद उसे पनिशमेंट देंगी। उत्तरी लोक की महारानी एक अधिकारी को कीमती दिव्य पत्थर देती है और जिनजियो के साथ उसके रिश्ते की बात छेड़ती है। वे होंग निंग को एक बदतमीज और मामूली कबीले की पिक्सी बताती है। उन्हें लगता है कि होंग निंग जैसे जीव का अमर लोक में होना अपमानजनक है और वे उम्मीद करती है कि उसे जल्द ही यहाँ से निकाल दिया जाएगा। इधर हम देखते हैं जिनजियो मजाक में कहता है कि कुनलुन के कैद में रहने से महल के फूल ज्यादा शांति से खिले। चूंकि कुनलुन को शराब बहुत पसंद है, इसलिए जिनजियो उसे वाइन गार्डन का प्रभारी बना देता है। वो उसे हिदायत देता है कि वो अपनी ड्यूटी में जरा भी लापरवाही न बरते। एनवॉय खुबानी जिनजियो के पास जाकर होंग निंग की शिकायत करती है और उसे यहाँ से निकालने की मांग करती है। वो उसे एक डीमन बताती है, लेकिन जिनजियो उसे उसकी अपनी शुरुआत की याद दिलाकर चुप करा देता है। वो एनवॉय खुबानी के दोहरे रवैये पर बहुत नाराज है। एनवॉय प्लम सुझाव देती है कि भले ही होंग निंग एक पिक्सी है, लेकिन उसने दिफू ग्रास उगाकर अपनी काबिलियत साबित की है। कुनलुन उसे अपने साथ वाइन गार्डन ले जाना चाहता है, लेकिन जिनजियो एक सख्त फैसला लेते हुए होंग निंग को विदर्ड गार्डन भेजने का हुक्म देता है। अंत में जिनजियो एनवॉय खुबानी के झूठ और पावर्स के गलत इस्तेमाल का पर्दाफाश करता है। वो उसे अपनी गलतियों के लिए सजा के तौर पर फैंटोम रिफ्लेक्टर की कैद में भेजने का हुक्म देता है। एनवॉय खुबानी रहम की भीख मांगती है, लेकिन जिनजियो का फैसला पत्थर की लकीर है। होंग निंग को विदर्ड गार्डन लाया जाता है, जहाँ मुरझाए और बीमार फूलों को रखा जाता है। उसे समझाता है कि रूल्स को तोड़ने की वजह से उसे यहाँ रहकर साधना करनी होगी। इमॉर्टल बनने तक यही उसका ठिकाना होगा। होंग निंग इस पनिशमेंट को अपनी पावर्स को बढ़ाने के चांस के रूप में देखती है। शाओयाओ चुपके से होंग निंग से मिलने आती है। बातों बातों में वो खुलासा करती है कि जिनजियो के माथे पर सेक्रेड मार्क सिर्फ विशेष मौकों या असुरों का सहार करते वक्त ही दिखता है। होंग निंग अपनी नादानी पर हंसती है कि वो इतने समय तक जिनजियो को पहचान नहीं पाई। जिनजियो महल की रक्षा के लिए 12 फूलों की परियों का चुनाव कर रहा है। वो होंग निंग के बारे में भी पूछता है। एनवॉय प्लम बताती है कि विदर्ड गार्डन की स्थिति कठिन है, लेकिन वहाँ रहकर होंग निंग अपनी चंचल फितरत पर काबू पाना और साधना करना सीख पाएगी। जिनजियो उसे वही रहने देने का फैसला करता है। शाओयाओ होंग निंग को समझाती है कि सरेआम प्यार का इजहार करना ठीक नहीं है। जब होंग निंग पूछती है कि प्यार क्या है, तो शाओयाओ उसे बताती है कि प्यार का मतलब है दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना और उसके बिना वक्त का पहाड़ जैसा लगना। होंग निंग को एहसास होता है कि वो वाकई जिनजियो से प्यार करती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं खुद होंग निंग को साधना सिखाने आता है। वो उसे स्पिरिट एवोकेशन की प्रैक्टिस करने को कहता है, लेकिन होंग निंग का ध्यान तो शादी पर है। वो फिर से पूछती है कि क्या इमॉर्टल बनने के बाद वो उसकी पत्नी बन सकती है। जिनजियो कहता है कि साधना का शादी से कोई लेना देना नहीं है और अमर एंड पिक्सी के रास्ते अलग है। पिक्सी अक्सर बुराई फैलाते हैं। होंग निंग भड़क जाती है और कहती है कि उसके पिक्सी दोस्त बहुत दयालु है। वो जिनजियो के दिव्य न्याय पर सवाल उठाती है कि चंद लोगों की गलती की सजा लाखों मासूम इंसानों को क्यों दी जाती है। उसकी बातें सुनकर जिनजियो के पास कोई जवाब नहीं होता। जिनजियो कहता है कि पिक्सी जन्म से ही दुष्ट होते हैं और सजा के हकदार है। वो चेतावनी देती है कि वो कड़ी मेहनत करके इमॉर्टल बनेगी और जिनजियो की पत्नी बनकर ही रहेगी। जिनजियो अकेले
अकेले में होंग निंग की बातों पर सोचता है और खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ यू कॉन आ जाता है और दबे पाव रिकॉर्ड लिखने लगता है। जिनजियो का गुस्सा यू कॉन पर फूटता है और वह उसे जमा यानी फ्रीज कर देता है। बेचारा यू कॉन आजाद होने के लिए रहम की भीख मांगता रह जाता है। जिनजियो साधना के लिए होंग निंग के पास पहुंचता है और उसे आलस छोड़कर प्रैक्टिस करने को कहता है। वो उसे किंग्स ट्री का रूप धरने का हुक्म देता है। होंग निंग अपनी नर्वसनेस की वजह से रूप नहीं बदल पाती और जिनजियो को मुड़ने के लिए कहती है ताकि वो फोकस कर सके। जिनजियो निर्देश देता है कि एकाग्रता जरूरी है, लेकिन जब होंग निंग रूप बदलती है तो वो पेड़ के बजाय एक पेनी का फूल बन जाती है। वो कहती है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो जिनजियो के बारे में सोच रही थी। वो फिर से अपना पुराना सवाल दोहराती है, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? होंग निंग की बातें सुनकर जिनजियो को फिर से वही पुरानी पैल्पिटेशंस महसूस होने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि उसका दिल क्यों तेज धड़क रहा है। वो अपनी फीलिंग्स को दबाने के लिए मंत्रों का सहारा लेता है और खुद को शांत रखने की कोशिश करता है। होंग निंग फिर से रूप बदलने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो गलती से खुद जिनजियो का भेष धर लेती है। वो आईने में खुद को देखकर हैरान है। तभी वहाँ एक सेवक आता है और उसे ही असली जिनजियो समझकर नमन करता है। होंग निंग इस चांस का फायदा उठाने का फैसला करती है। सेवक बताता है कि एनसीआर की महारानी खास नेक्टार लेकर आई है। होंग निंग जिनजियो के भेष में महारानी से मिलने पहुंच जाती है। वो महारानी की खूबसूरती की जमकर तारीफ करती है, जिससे महारानी थोड़ी हैरान रह जाती है क्योंकि असली जिनजियो इतना हंसमुख और बातूनी नहीं है। महारानी गौर करती है कि जिनजियो का व्यवहार आज बदला हुआ है। होंग निंग अपनी बातों से उन्हें उलझाने की कोशिश करती है। महारानी जिनजियो के भेष में छिपी होंग निंग से कहती है कि उन्हें हमेशा इतना सख्त नहीं रहना चाहिए और मुस्कुराते रहना चाहिए। तभी असली जिनजियो वहाँ टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। महारानी वहाँ से चली जाती है और जिनजियो गुस्से में होंग निंग को अपने असली रूप में बाहर आने का हुक्म देता है। जिनजियो भड़क जाता है कि होंग निंग ने उसका भेष धरने की हिम्मत कैसे की। ये मासूमियत से कहती है कि उसने साधना के दौरान बस जिनजियो पर ध्यान लगाया था और वो वापस अपने रूप में नहीं बदल पा रही थी। जिनजियो इसे ब्लास्फेमी बताता है और काफी नाराज होता है। जिनजियो पूछता है कि उसका चेहरा लगाकर उसने क्या क्या शरारतें की। होंग निंग बताती है कि उसने महारानी के साथ नेक्टार पिया और उनकी खूबसूरती और भावों की जमकर तारीफ की। जिनजियो को यकीन नहीं हो रहा कि होंग निंग ने उसकी पहचान का इस्तेमाल करके ऐसी हरकतें की है। वो उसे सख्त वार्निंग देता है कि दोबारा ऐसा कभी न करे। यू कॉन इतिहास की किताबों को पढ़कर हैरान है। उसे समझ नहीं आ रहा कि जिनजियो ने ऑफिशियल क्रिसैंथेमम को चुप रहने का श्राप क्यों दिया था। वो कुछ ऐसी बातें पढ़ता है जहाँ जिनजियो को दीवार से सटा हुआ यानी पिंड बताया गया है। वो खुद से वादा करता है कि वह ये सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा। जिनजियो सुबह सुबह होंग निंग की क्लास लेने पहुंच जाता है। वो उसे पहला पाठ पढ़ाता है कि स्त्री और पुरुष को एक दूसरे से उचित डिस्टेंस बनाकर रखनी चाहिए। वो समझाता है कि उन्हें एक दूसरे को छूना या बहुत ज्यादा खुलकर बातें नहीं करनी चाहिए। निंग पूछती है कि अगर कोई किसी का भेष बदलकर किसी परी की तारीफ करे तो असली आदमी को गुस्सा क्यों आता है। जिनजियो कहता है कि शायद वो आदमी डर जाता है कि कहीं वह परी किसी और के प्यार में न पड़ जाए। होंग निंग को धीरे धीरे अमर लोक के कायदे समझ आने लगते हैं और क्लास इसी सीख के साथ खत्म होती है। क्लास खत्म होने के बाद होंग निंग को यू कॉन का कुछ सामान मिलता है। वो एक किताब देखकर हैरान रह जाती है और पूछती है कि उसे इसके बारे में क्यों नहीं बताया गया। यू कॉन घबराकर बताता है कि इसे पैर कल्टिवेशन कहते हैं, जो दोनों पक्षों के लिए बहुत फायदेमंद है। वो उसे हिदायत देता है कि इसके बारे में किसी को न बताए। यू कॉन ये जानने के लिए बेचैन है कि जिनजियो का रूप धरने के बाद होंग निंग ने क्या क्या देखा। होंग निंग उसे आधा अधूरा बताकर बीच में ही छोड़ देती है। उधर किताब में लिखा है कि प्यार ही हर चीज की जड़ है और देवताओं के लिए भी प्यार पर आधारित साधना सबसे श्रेष्ठ है। जिनजियो अचानक होंग निंग से मिलने पहुंचता है। जिनजियो कहता है कि वह तो बस उसकी साधना चेक करने आया है। होंग निंग अपनी बढ़ी हुई शक्तियों का प्रदर्शन करती है, लेकिन जिनजियो उसे टोक देता है। वो उसे सही तरीके से मेडिटेशन करना सिखाता है, सीधी पीठ, जमीन पर पैर और घुटनों पर हाथ। वो उसे अपनी एनर्जी को महसूस करने को कहता है, लेकिन होंग निंग को ध्यान लगाने का ये तरीका बहुत धीमा लगता है। होंग निंग साधना का कोई शॉर्टकट चाहती है और जिनजियो को साथ मिलकर पैर कल्टिवेशन करने का ऑफर देती है। जब जिनजियो पूछता है कि उसे ये सब किसने सिखाया, तो वो बेबाकी से कहती है कि उसने यू कॉन की किताबों से सीखा है कि ये साधना प्यार पर आधारित होती है। वो साफ कहती है कि वो जिनजियो के प्यार में पड़ गई है। जिनजियो अपनी फीलिंग्स को काबू में रखने
देखने के लिए मंत्र पढ़ता है। तभी उसे सम्राट का बुलावा आता है। सम्राट उसे ओशियानिक आर्ट्स के अगले स्तर पर पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करने को कहते हैं। तो चेतावनी देते हैं कि हाई लेवल कल्टीवेशन के लिए बहुत दर्द और तकलीफ सहनी पड़ती है, जिसके लिए जिनजियो को तैयार रहना होगा। होंगनिंग चुपके से लिली के बगीचे में नेक्टार चुराने पहुंचती है। तभी उसे कुनलुन रोक लेता है। होंगनिंग उसे देखकर चौंक जाती है। कुनलुन उसे डांटता है कि क्या उसे नहीं पता कि ये पूरा बगीचा अब उसके पहरे में है। होंगनिंग की शरारत उसे एक बार फिर मुसीबत में डाल देती है। होंगनिंग नेक्टर बनाने के लिए ऊंचे फूलों को चुनने की कोशिश करती है। कुनलुन उसे चेतावनी देता है कि वे फूल नाजुक है, लेकिन फिर खुद उसकी मदद करने लगता है। वो मजाक में कहता है कि वो एम्परर स्टार होकर भी एक पिक्सी के लिए फूल तोड़ रहा है और दोनों को छिपना पड़ता है। कुनलुन को ऊंचाई पर देखकर सवाल करता है। कुनलुन बहाना बनाता है कि वो हवा की स्पीड चेक कर रहा था। यूकॉन बताता है कि जिनजियो ने उसके अच्छे काम के लिए नेक्टार का एक जार भेजा है, लेकिन वो उसे पीने से मना कर देता है। शराब के शौकीन कुनलुन का मन ललचाने लगता है। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम ये देखते हैं जिनजियो होंगनिंग पर भड़क जाता है क्योंकि वो गलती से उसके रोब के अंदर घुस गई थी। होंगनिंग सफाई देती है कि अंधेरे में उसे रास्ता नहीं मिला। जिनजियो उसे मैनर्स का पाठ पढ़ाता है और कुनलुन के साथ अकेले समय बिताने पर अपनी जेलसी साफ जाहिर करता है। होंगनिंग अपने बैजो पर्वत के दोस्तों को खत लिखती है। वो उन्हें बताती है कि वो जिनजियो से मिल चुकी है, लेकिन शादी के लिए उसे पहले इमॉर्टल बनना होगा। वो मिड ऑटम फेस्टिवल पर उन्हें बहुत याद कर रही है। होंगनिंग की उदासी दूर करने के लिए चांदनी रात में उसके पास आता है। होंगनिंग चोरी छिपे रखी हुई शराब निकालती है और अपने दोस्तों को याद करती है। वो कहती है कि महल के कड़े रूल्स के बावजूद विदर्ड गार्डन में शराब पीना मना नहीं है, क्योंकि ये मुख्य महल का हिस्सा नहीं है। जिनजियो होंगनिंग को किसी और के साथ शराब न पीने की हिदायत देता है। होंगनिंग उसे एकटक देखते हुए कहती है कि वो बहुत सुंदर है। जिनजियो उसे अपनी जुबान पर काबू रखने और पनिशमेंट से बचने के लिए रूल्स का पालन करने को कहता है। होंगनिंग मजाक में कहती है कि उसके पुराने पिक्सी दोस्त ही सबसे अच्छे थे। जिनजियो होंगनिंग की उदासी का कारण पूछता है। होंगनिंग कहती है कि आज चांद उसे चिढ़ा रहा है। जिनजियो तुरंत असली ल्यूनर डेटी को वहां पकड़ लाता है। बेचारे ल्यूनर डेटी सफाई देते हैं कि वे तो केक बनाने और खरगोश को खाना खिलाने में बिजी थे। उनके पास किसी पिक्सी को परेशान करने का वक्त कहाँ है। होंगनिंग अपने पुराने दोस्तों जियाओबो और निंगमिंग को याद करके भावुक हो जाती है। वो बताती है कि कैसे वे हर त्योहार पर उसका ख्याल रखते थे। जिनजियो उसे समझाता है कि इमॉर्टल बनने के बाद उसे इन रिश्तों को तोड़ना होगा, लेकिन होंगनिंग साफ कहती है कि वो चाहे कुछ भी बन जाए अपने दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। जिनजियो उसे चेतावनी देता है कि सांसारिक मोह ही विनाश का कारण बनते हैं। वो उसे हेवनली ट्रायल के भयानक दर्द के बारे में डराता है, जहां आत्मा के टुकड़े हो जाते हैं। होंगनिंग पलटकर जिनजियो से ही पूछ लेती है कि क्या उसकी जिंदगी में भी कोई ऐसा है जिसे वो कभी नहीं छोड़ सका। जिनजियो को नशे में देखकर होंगनिंग फिर से वही पुरानी रट लगाती है कि वे साथ मिलकर पेड़ कल्टीवेशन क्यों नहीं कर सकते। वो कहती है कि अकेले सीखना बहुत धीमा है। जब जिनजियो पूछता है कि क्या उसे इसका मतलब पता है, तो होंगनिंग मासूमियत से कहती है कि उसने सब देखा है और वो उसे सिखा भी सकती है। एल्यूनियर डेटी की याददाश्त मिटा दी गई है, जिससे अमर लोक में खलबली मच गई है। कुनलुन पर शक किया जाता है, लेकिन वो साफ मना कर देता है। हालांकि उसे चांद चुराने का आइडिया बड़ा मजेदार लगता है और वो खुद भी सोचने लगता है कि आखिर ये हरकत किसने की होगी। होंगनिंग एक मुरझाई हुई कमेलिया को बचाने की कोशिश कर रही है, जिसकी जड़ें खराब हो गई है। उसकी शक्तियां कम पड़ रही है। तभी वहां कुनलुन आ जाता है। वो होंगनिंग की परेशानी समझकर तुरंत उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। कुनलुन चुटकियों में मुरझाए फूल को ठीक कर देता है और मजाक में कहता है कि जिनजियो बस इसलिए आगे है क्योंकि वो सालों से प्रैक्टिस कर रहा है। तभी होंगनिंग उससे कुछ खास जड़ी बूटियों के बारे में पूछती है। कुनलुन उसे चेतावनी देता है कि वे जड़ी बूटियां हर्ब गार्डन में है, जहाँ की जहरीली हवा यानी मायास्मा एक मामूली पिक्सी की जान ले सकती है। होंगनिंग अपनी जान की परवाह किए बिना हर्ब गार्डन पहुंच जाती है, जहां साफ लिखा है कि कम साधना वालों का आना मना है। वो वहां की भारी एनर्जी को झेल नहीं पाती और बेहोश होकर गिर पड़ती है। जब होंगनिंग की आंख खुलती है तो वो खुद को जिनजियो की बाहों में पाती है। जिनजियो उस पर बहुत नाराज है कि उसने चेतावनी के बावजूद अंदर जाने की हिम्मत कैसे की। वो कहता है कि अगर उसे लिलीबल की आवाज न सुनाई देती तो आज होंगनिंग जिंदा नहीं बचती। होंगनिंग खुलासा करती है कि वो वहां अपनी जान जोखिम में डालकर जिनजियो के घावों के लिए मरहम बनाने की जड़ी
बूटियां लेने गई थी। वो कहती है कि जिंजू ने उसके लिए इतना कुछ किया है तो वो उसके दर्द को कैसे अनदेखा कर सकती है। जिंजू उसे डांटता तो है पर उसके दिल में होंग निंग के लिए प्यार और बढ़ जाता है। जिंजू उसे अपनी साधना पर ध्यान देने को कहता है ताकि वो खुद की रक्षा कर सके। होंग निंग वादा करती है कि वो अब से कड़ी मेहनत करेगी। वो पूछती है कि अगर उसे याद आई तो वो क्या करेगी। जिंजू उसे भरोसा देता है कि जब भी वो मुसीबत में हो बस लिलिबल की एक पंखुड़ी तोड़ देना, वो तुरंत उसके पास पहुंच जाएगा। इधर हम देखते हैं जो गलती से जिंजू के पास पहुंच जाती है। जिंजू वहां नहा रहा होता है और उसे अचानक वहां देखकर हैरान रह जाता है। होंग निंग बहुत ही मासूम है। वो बहाना बनाती है कि वो तो बस अपने पौधे लिलिबेल से बात कर रही थी। दोनों के बीच प्यारी सी नोकझोंक होती है। जिंजू उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम हमेशा मुझे नहाते हुए ही क्यों मिलती हो। इसके जवाब में होंग निंग अपने पुराने घर बैजो पर्वत के गर्म झरनों की बातें करने लगती है। जिंजू को ये सब पसंद नहीं आता और वो तुरंत एक सख्त रूल बना देता है, अब से तुम सिर्फ आधी रात को अकेले नहाओगी और उस वक्त मुझे बिल्कुल याद नहीं करोगी। वो धमकी भी देता है कि बात न मानने पर वो उसका पौधा छीन लेगा। होंग निंग को बुरा तो लगता है लेकिन वो फिर भी जिंजू की परवाह करती है। वो उसके जख्मों के लिए खास मरहम लेकर आती है। यहाँ एक गहरा सीन आता है। जिंजू होंग निंग की आंखों पर पट्टी बांध देता है। वो उसे समझाता है कि देवताओं के लिए फीलिंग्स खतरनाक होती है। वो कहता है कि अगर किसी के मन में इच्छाएं पैदा होने लगे तो सब बर्बाद हो जाता है। देवताओं को मर्यादा में रहना पड़ता है वरना अमर लोक उन्हें कड़ी सजा देता है। होंग निंग जब उसके गहरे जख्मों को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शायद पहली बार किसी ने जिंजू के दर्द को महसूस किया था। वहाँ यूकॉन जिंजू का साथी आता है और वो थोड़ा हैरान है। वो कहता है कि जिंजू को जो चोट लगी है वो कोई मामूली चोट नहीं बल्कि ओशियानिक आर्ट्स समुद्र की जादुई शक्ति का असर है। उसे समझ नहीं आता कि जिंजू बड़ी बड़ी दिव्य दवाइयों को छोड़कर होंग निंग के बनाए मामूली मरहम को क्यों चुन रहा है। तब वो मजाक में कहता है कि शायद ये प्यार का असर है जो कड़वी दवा को भी मीठा बना देता है। इधर हम देखते हैं होंग निंग एक मुरझाए हुए पौधे की जान बचाती है। उसे पता चलता है कि ये पौधा कोई और नहीं बल्कि उसके अपने कबीले का बैचा है। होंग निंग दंग रह जाती है क्योंकि बैचा अब एक फ्लावर इमॉर्टल बन चुका है। फिर भी उसकी हालत किसी भिखारी जैसी है। बैचा उसे बताता है कि उसने सोचा था कि अमर लोक पहुंचकर उसकी जिंदगी संवर जाएगी लेकिन यहाँ के नियम और सच्चाई बहुत कड़वी है। दोनों मिलकर अपने पुराने घर की यादें ताजा करते हैं। बैचा बताता है कि वो कितनी मेहनत और उम्मीद लेकर अमर लोक इमॉर्टल रजिस्टर में अपना नाम लिखवाने आया था लेकिन वहाँ भी नेपोटिज्म चल रहा था। उसकी चचेरी बहन जिटिंग वहाँ आती है और जो आखिरी जगह बैचा को मिलनी चाहिए थी वो एनवॉय खुबानी पक्षपात करके जिटिंग को दे दी। जब बैचा ने हक मांगा तो उसे बेरमी से धक्के मारकर निकाल दिया गया। उसे ताना मारा गया कि अगर किस्मत में नहीं है तो मेहनत किसी काम की नहीं। हारकर और अपमानित होकर बैचा विदर्ड गार्डन में छिप गया जहाँ बिना पानी और ओस के वो लगभग खत्म होने वाला था। होंग निंग बैचा की हालत देखकर दुखी है और वादा करती है कि अब वो उसे और अकेला नहीं छोड़ेगी। दोनों इस बात पर चर्चा करते हैं कि चाहे धरती हो या स्वर्ग भेदभाव हर जगह है। होंग निंग साफ कहती है कि वो यहाँ सिर्फ जिंजियो का एहसान चुकाने रुकी है वरना वो कब की वापस अपने पहाड़ों पर लौट गई होती। वो बैचा को समझाती है कि हर किसी को अपनी शर्तों पर जीने का हक है। बैचा पहली बार किसी को अपना सच्चा दोस्त पाकर इमोशन हो जाता है। महल में जिंजियो की हालत देखने लायक है। वो पिछले 1 घंटे से पागलों की तरह चक्कर काट रहा है। क्या ढूंढ रहे हो? तो जिंजियो एक बड़ा ही बचकाना बहाना बनाता है। वो कहता है कि एक गमले में फूल कम है और वो उसे विदर्ड गार्डन छोड़ने जा रहा है। मन मुस्कुराता है क्योंकि वो जानता है कि गमला तो बस बहाना है। असल में जिंजियो का दिल होंग निंग से मिलने के लिए तड़प रहा है। जब जिंजियो लेकर वहाँ पहुँचते हैं तो होंग निंग उनकी खिंचाई करने का मौका नहीं छोड़ती। वो मजाक उड़ाती है कि इतने छोटे से गमले को छोड़ने के लिए दो बड़े लोग आए हैं। वो जिंजियो को छेड़ते हुए कहती है कि वो बस उसे देखने का बहाना ढूंढ रहा था। जिंजियो अपनी साहब वाली इमेज बचाने की कोशिश करता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। उनके बाद होंग निंग बैचा के लिए ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। जब एनवॉय खुबानी उसे मामूली दानव कहकर नीचा दिखाती है तब बैचा हिम्मत जुटाकर जिंजियो को सारी सच्चाई बता देता है। जिंजियो बहुत समझदार है। वो तुरंत खुबानी के झूठ को पकड़ लेता है और उसे उसके पद से हटाकर बगीचे की रखवाली का काम सौंप देता है। जिंजियो सख्त हिदायत देता है कि महल की ये बदनामी बाहर नहीं जानी चाहिए। सजा मिलने के बाद एनवॉय खुबानी आग बोला है। उसे लगता है कि जिंजियो ने उसके साथ पक्षपात किया है। वो सवाल उठाती है कि जिंजियो ने खुद भी तो होंग निंग जो एक पिक्सी है को महल में रखा है, फिर उसके साथ इतनी सख्ती क्यों? वो चुप बैठने वाली नहीं है। उसके मन में अब बदले की भावना घर कर गई है। सबसे भावुक पल तब आता है जब बैचा को डिमोशन पूल ले जाया जाता है। इसका मतलब ये है कि अब वो कभी अपनी शक्तियां नहीं बढ़ा पाएगा और हमेशा के लिए एक साधारण पिक्सी ही रहेगा। होंग
निंग उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कानून के आगे बेबस है। बैचा जाते जाते होंग निंग को कहता है कि वो उसे अमर नहीं बना पाई तो क्या हुआ, उसने उसे दोस्त माना, यही सबसे बड़ी बात है। वो होंग निंग को खूब मेहनत करने के लिए कहता है ताकि वो अपने पर्वत का नाम रोशन कर सके। दूसरी तरफ स्वर्ग के बड़े अधिकारी ऋषि ताई को जब पता चलता है कि पिक्सियों को बचाने की कोशिश हो रही है तो वे भड़क जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये छोटी मोटी पिक्सियां आगे चलकर स्वर्ग के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। वे कड़े कदम उठाने के आदेश दे देते हैं। जिनजियो को पता चलता है कि बैचा तो चला गया, लेकिन होंग निंग को विदर्ड गार्डन में कैद कर दिया गया है। जिनजियो को डर है कि भले ही वो कैद है, लेकिन कुनलुन जैसे लोग अभी भी उससे मिल सकते हैं, जिससे मुसीबत और बढ़ सकती है। महल में तब हड़कंप मच जाता है जब सेना होंग निंग और कुनलुन को गिरफ्तार कर लेती है। सम्राट इस बात से बेहद नाराज है कि कुनलुन ने नियमों को ताक पर रखकर एक पिक्सी की मदद की। कुनलुन भी हार नहीं मानता। वो गुस्से में कह देता है कि अगर यहाँ इतनी नफरत है तो उसे भी डिमोशन पूल, जहाँ शक्तियाँ छीन ली जाती है, भेज दिया जाए। ऐसे में जिनजियो वहाँ पहुँचता है और सारी गलती अपने सिर ले लेता है। वो सच बताता है कि बैचा के साथ अन्याय हुआ था, लेकिन सम्राट का दिल नहीं पिघलता। वे सजा के तौर पर उस कबीले के फूलों के स्वर्ग में खिलने पर 100 साल का बैन लगा देते हैं। साथ ही माहौल तब और गर्मा जाता है जब पता चलता है कि महल में अभी भी एक पिक्सी होंग निंग मौजूद है। सम्राट जिनजियो से सीधा सवाल करते हैं, क्या तुम इस पिक्सी को पसंद करते हो? अपनी भावनाओं को छुपाते हुए जिनजियो बहुत ही कठोर बन जाता है। वो कहता है कि इसमें कोई निजी भावना नहीं है, ये सिर्फ अनुशासन का मामला है। होंग निंग को बड़ी मुसीबत और सम्राट के गुस्से से बचाने के लिए जिनजियो उसे इंसानी दुनिया में भेजने की सजा सुना देता है। उसे लगता है कि स्वर्ग की कैद से बेहतर है कि वो इंसानों के बीच आजाद रहे। सम्राट जिनजियो को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाते हैं और उसे खुद 81 कोड़े खाने की सजा देते हैं। जिनजियो बिना आ भरे इस जानलेवा दर्द को सहता है। उसका दोस्त यूकॉन उसके जख्म देखकर टूट जाता है, लेकिन जिनजियो के लिए नियमों की मर्यादा और होंग निंग की जान सबसे ऊपर है। आखिर में होंग निंग की विदाई का वक्त आता है। शाओयाओ उसे विदा करने आती है और उसे खाने पीने का सामान, नेक्टर और दूसरी परियों के प्यार भरे मैसेज देती है। वो उसे भरोसा दिलाती है कि अगर इंसानी दुनिया में उसे कोई तंग करे तो वो उसके कबीले की मदद ले सकती है। होंग निंग अपनी यादें और अपना घर पीछे छोड़कर एक अनजान सफर पर निकल पड़ती है। होंग निंग शाओयाओ का शुक्रिया अदा करती है। शाओयाओ कहती है कि वो अपनी सहेली की कोई मदद नहीं कर सकी। होंग निंग कहती है कि स्वर्ग में आकर उसे जो दोस्ती मिली वही उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा है। शाओयाओ कहती है कि वो भी कोई गलती करके नीचे आ जाएगी, पर होंग निंग उसे अपनी साधना जारी रखने को कहती है। दोनों सहेलियां एक भविष्य में फिर से मिलने का वादा करती है। होंग निंग वहाँ से विदा लेती है। शाओयाओ उसे दूर जाते हुए देखती रहती है कि शायद कभी उनकी मुलाकात फिर से होगी। यूकॉन अब होंग निंग को ले जाने लगता है। वो कहता है कि सजा तो नीचे भी जारी रहेगी। होंग निंग कहती है कि वो एक आखिरी बार जिनजियो से मिलना चाहती है। यूकॉन कहता है कि उसकी वजह से जिनजियो ने पहले ही बहुत मुसीबतें झेल ली है। यूकॉन कहता है कि बैचा को बचाने के चक्कर में होंग निंग ने मर्यादा की सीमा लांघ दी है। वो कहता है कि स्वर्ग में देवताओं के नियम सबसे ऊपर है और एक मामूली पिक्सी होकर सत्ता को चुनौती देना मूर्खता है। वो कहता है कि वह देवताओं की दुनिया में कितनी छोटी और महत्वहीन है। यूकॉन कहता है कि जिनजियो ने उसे नीचे भेजकर असल में उसकी जान बचाई है, वरना उसे खत्म कर दिया जाता। होंग निंग कहती है कि वो बस एक बार उसे देखना चाहती है, क्योंकि अगली बार मिलने में सदियां बीत जाएंगी। वो यूकॉन से कहती है कि वो कभी प्यार के इस दर्द को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि जिनजियो एक एम्परर स्टार है और उसकी मंजिल बहुत ऊंची है। यूकॉन समझाता है कि जिनजियो को बुलाना कोई मामूली बात नहीं है। तभी होंग निंग अपनी लिलिबल का इस्तेमाल करती है और जिनजियो वहाँ प्रकट हो जाता है। जिनजियो उसे टोकता है कि इस घंटी का इस्तेमाल सिर्फ मुसीबत के वक्त ही करना चाहिए। यूकॉन बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है ताकि दोनों अकेले बात कर सके। होंग निंग अपने किए पर पछता रही है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी वजह से जिनजियो को सजा मिली है। जिनजियो उसे तसल्ली देता है कि उसने जो किया वो गलत नहीं था, लेकिन मर्यादा बनाए रखने के लिए नियम जरूरी है। होंग निंग धीरे से पूछती है कि क्या वो उसे याद करेंगे। जिनजियो उसे एक उम्मीद देता है कि अगर वो अपनी साधना जारी रखे और कड़ी मेहनत करे तो वो एक जूनियर इमॉर्टल बनकर वापस आ सकती है। होंग निंग ये सुनकर जोश से भर जाती है और वादा करती है कि वह दोबारा मिलने के लिए कोई भी मुश्किल झेलने को तैयार है। जाते जाते होंग निंग उसे गले लगा लेती है। जिनजियो उसे सुरक्षा के लिए एक कमेलिया हेयरपिन देता है जो जरूरत पड़ने पर तलवार बन सकता है। वो उसे इंसानी दुनिया में संभल कर रहने की सलाह देता है। होंग निंग भारी मन से विदा लेती है और पुकारती है कि वो उसका इंतजार। अमर लोक के सम्राट और महारानी के बीच जबरदस्त बहस होती है। सम्राट कहते हैं कि जिनजियो और कुनलुन उन्हीं के बेटे हैं, पर महारानी ये मानने को तैयार नहीं है। वो साफ कहती है कि वो किसी मामूली
मामूली परी के बच्चों को कभी स्वीकार नहीं करेंगी। इस पर सम्राट उन्हें चेतावनी देते हैं कि जिनजियो की किस्मत एम्परर स्टार से जुड़ी है और उसे नुकसान पहुंचाना पूरी सृष्टि के खिलाफ होगा। उधर होंग निंग आखिरकार धरती पर वापस लौट आती है और अपने दोस्तों निंगमिंग और जियाओबो से मिलती है। दोस्त उसे सही सलामत देखकर खुश होते हैं, पर जब उन्हें पता चलता है कि वो अमर लोक घूम कर आई है तो वे हैरान रह जाते हैं। वो उन्हें पूरी कहानी सुनाने के लिए साथ ले जाती है। वो अपने दोस्तों को बताती है कि अमर लोक में जिनजियो को जियाओबो की पत्तियों वाली शराब बहुत पसंद आई। फिर वो बैचा का हाल पूछती है तो पता चलता है कि वो लौट तो आया है, पर जहाँ वो रह रहा है वो जगह अब बहुत खतरनाक हो गई है। वहाँ से आज तक कोई भी वापस नहीं आ सका। इधर सम्राट जिनजियो से काफी खफा है क्योंकि उसकी वजह से स्वर्ग की बातें बाहर होने लगी है। तभी खबर मिलती है कि बैजो पर्वत पर कुछ अजीब हो रहा है। परिया और दानव अचानक गायब हो रहे हैं। शक की सुई सीधे व्हाइट कमेलिया कबीले पर जाकर टिकती है और सम्राट तुरंत इस मामले की जांच के आदेश देते हैं। होंग निंग अपने दोस्त बैचा को ढूंढते हुए उस डरावनी जगह पहुंच जाती है। वो बेचारा टूट चुका है और कह रहा है कि शायद उसके लिए इस दुनिया में कहीं कोई जगह नहीं है। होंग निंग उसे हिम्मत देती है और पूछती है कि आखिर उसके साथ ये सब हुआ कैसे। होंग निंग बैचा को लैंटर्न फेस्टिवल की याद दिलाकर उसका दिल बहलाने की कोशिश करती है। वो उससे बैजो पर्वत पर गायब हो रहे पिक्सियों और देवताओं के बारे में सवाल करती है, लेकिन बैचा कुछ भी पता होने से साफ इनकार कर देता है। जैसे ही बैचा वहाँ से निकलता है, एक रहस्यमयी शक्ति स्विक्सियान उसके सामने आती है। बैचा उसे सख्त चेतावनी देता है कि वो होंग निंग को कोई नुकसान न पहुंचाए। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप हमारे आने वाले अगले एपिसोड मिस न करें।